क्राइम की स्टोरी तो आपने आज तक बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जिस क्राइम की वारदात के बारे में बताऊंगा वो एक आदमखोर की कहानी है। एक ऐसा आदमखोर जिसे अपने किए की सजा भी नहीं मिली और वो जितने साल भी जिया वो एक सेलिब्रिटी की तरह जिया। इसने कुछ किताबें भी लिखी और काफी फिल्मों में भी काम किया। तो चलिए बिना समय गवाए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा 34 साल बाद 13 जून 1981 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इलाके में जिसका नाम है बोइस डी बोलगने और वहीं पर एक झील है। ये उस पार्क की सबसे बड़ी झील थी। उस दिन शाम का वक्त था और वहीं पर एक बुजुर्ग दंपति टहल रहे थे। उस दिन का मौसम भी गर्म था और वो दोनों वहाँ पर टहल रहे थे। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है और उस दंपति की नजर उस टैक्सी पर पड़ती है और उस टैक्सी से एक एशियाई मूल का एक व्यक्ति उतरता है। उस व्यक्ति की हाइट भी बहुत कम थी और वो बहुत दुबला पतला था। उस दंपति की नजर उस व्यक्ति पर इसलिए भी पड़ती है क्योंकि वो टैक्सी से 2 बड़े बैग नीचे उतारता है और वो 2 बड़े बैग उसके अनुमान से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। फिर वो दोनों बैगों को लेकर झील की तरफ जाता है। उन दोनों दंपति को अजीब इसलिए लगा कि पार्क में कोई इतने बड़े बैग क्यों लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो शख्स झील के पास गया और वहाँ से एकदम गायब हो गया। उस बुजुर्ग दंपति को कुछ शक होता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस वहां पर आई तो वो शख्स वहां से जा चुका था। झील किनारे 2 बड़े बैग पानी में तैर रहे थे। फिर दोनों बैगों को बाहर निकाला जाता है। उन दोनों को खोला जाता है। जब बैग खोला तो एक बैग से इंसानी जिस्म के कुछ टुकड़े मिलते हैं और दूसरे बैग में एक इंसानी सिर मिलता है। उस सिर और इंसानी शरीर को देखते ही पता चल गया कि ये एक लड़की की लाश है। अब पुलिस भी इसे देखकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि 1981 में पेरिस में ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं हुआ था। फिर पुलिस उस दंपति से उस शख्स के बारे में पूछते हैं, उसका हुलिया पूछते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक टैक्सी से एक छोटी कदकाठी वाला व्यक्ति उतरा था और उसके पास से 2 बड़े बैग भी थे। और उसके बाद वो दंपति उस टैक्सी के बारे में भी बताते हैं। पुलिस उस टैक्सी कंपनी के पास जाती है और पूछती है कि इस पार्क में आपकी कोई टैक्सी गई थी क्या 13 जून को, और उस कस्टमर के पास 2 बड़े बैग भी मौजूद थे। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस उस टैक्सी के ड्राइवर तक पहुंच जाती है और वो ड्राइवर पुलिस को बताता है कि हाँ, एक एशियाई मूल के एक शख्स को मैं यहाँ लेकर आया था और उसके पास 2 बड़े बैग भी थे और वो इतने बड़े बैग देखकर मैंने उसे कहा भी था कि इतने बड़े बैग हैं, क्या इनमें कोई लाश है? तो उसने हंसकर कहा था, नहीं, इसमें किताबें हैं। वो ड्राइवर फिर बताता है कि मैं उस शख्स को एक अपार्टमेंट से लेकर आया था। अब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और वहां के गार्ड से पता चलता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एशियाई मूल का सिर्फ एक शख्स यहाँ रहता है और उसका नाम है इसेई सगावा। पुलिस उस अपार्टमेंट की डोल बेल बजाती है। अंदर से एक 34 साल का शख्स एकदम दुबला पतला दरवाजा खोलता है। पुलिस को देखकर वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि तुम उस पार्क में गए थे? वो हाँ बोलता है और उस समय उस टैक्सी का ड्राइवर भी पुलिस के साथ वहाँ पर मौजूद था। ड्राइवर भी उसे पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस उसे उस लाश के बारे में बताती है। फिर वो चुप रहता है। पुलिस उसके अपार्टमेंट की तलाशी भी लेती है। जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में कुछ इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वो टुकड़े उसी लाश के बचे हुए थे। इसके बाद पुलिस इसेई सगावा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इससे फिर से पूछताछ करती है। फिर ये बताता है कि हाँ, मैंने मारा था और उस लड़की का नाम भी बताता है और वो एक फ्रेंच स्टूडेंट थी। इसने कहा मैंने उसे मारा और 2 दिन तक उसे खाया। फिर खाने के बाद मुझे लगा कि लाश के और टुकड़ों से बदबू ना आए। जो बाकी के टुकड़े थे वो फ्रिज में रख दिए और जो फेंकने लायक थे वो मैंने बैग में रखकर उस झील में फेंक दिए। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया कि उनके इंसानी बस्ती के बीच एक आदमखोर भी रहता है। ये खबर सुनने के बाद उस अपार्टमेंट के लोग भी डर जाते हैं कि वो इतने दिनों से जिस शख्स के साथ रह रहे थे वो पिछले कुछ दिनों से इंसानी टुकड़ों को खा रहा था। अब उसके ऊपर मुकदमा चला और उसे जेल भेज दिया गया।
अब 34 साल पहले ईसाई सगावा की जिंदगी के बारे में जानते हैं। ईसाई सगावा का जन्म 26 अप्रैल 1949 को जापान के एक शहर कोबे में हुआ। इसका जन्म 9 महीने से पहले ही हो गया था। ये एक प्री मैच्योर बेबी था। मात्र 7 महीनों में ही इसका जन्म हो गया था। जन्म के समय ये बहुत ही कमजोर था, मतलब जो और बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत कमजोर था। इसके हाथ पैर शुरू से ही बहुत पतले थे, खास तौर पर इसके पैर बहुत पतले थे। जैसे ही ये बड़ा होने लगा तो और बच्चों को देखकर इसे एहसास होने लगा। ये देखता था कि और बच्चे एकदम हष्ट पुष्ट है और ये बहुत कमजोर दिखता है उनके मुकाबले, और ये बात इसके दिमाग में घर कर गई थी। फिर इसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इसने कॉलेज पास आउट किया। जब ये 24 साल का था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तब इसके अंदर पहली बार परिवर्तन आया। इसको एक लड़की मिली जो कि जर्मन थी और वो इसी की यूनिवर्सिटी में थी और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। और उस लड़की को देखने के बाद इसके मन में कुछ भावनाएं आई और धीरे धीरे ये उस लड़की पर नजर रखने लगा और उसका पीछा भी करने लगा। और बाद में इसे पता भी चल गया कि वो कहाँ पर रहती है। और एक दिन ये उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गया और उसमें अंदर दाखिल हो गया। इसने उस लड़की को पकड़ने की काफी कोशिशें की, लेकिन ये बहुत कमजोर था। उस लड़की ने इसके ऊपर ही काबू पा लिया। इसके बाद वो लड़की चीखी चिल्लाई और उसकी आवाजें सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर आ गए और उन्होंने फिर पुलिस को कॉल कर दी और थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया रेप के केस में। हालांकि कहानी कुछ और ही थी। पुलिस ईसाई सगावा को लेकर जाती है और ईसाई के माँ बाप बहुत अमीर थे। फिर वो पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं और सगावा को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। सगावा के माँ बाप को भी इसकी सच्चाई नहीं मालूम थी, क्योंकि सगावा ने किसी को बताया ही नहीं था। फिर ये यूनिवर्सिटी से भी पास आउट होता है। यूनिवर्सिटी पास आउट के बाद ये पीएचडी करना चाहता था। ये पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज था। फिर ये पीएचडी करने के लिए पेरिस को चुनता है। फिर ये पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस पहुंचने के बाद इसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी और जब ये वहां पर पीएचडी कर रहा था तब इसकी मुलाकात एक फ्रेंच लड़की से होती है जिसका नाम था रेनी हल्टवेल्ट। रेनी भी इससे हाइट में काफी बड़ी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि रेनी की टांगे बहुत बड़ी थी और यही एक चीज थी जिसने इसको उसकी तरफ आकर्षित किया। फिर इसने रेनी से दोस्ती की और फिर एक दिन इसने रेनी से कहा, मुझे फ्रेंच में एक पोएट्री के बारे में कुछ जानना है, तुम मुझे फ्रेंच पोएट्री को ट्रांसलेट करके बता देना। फिर ये उसको अपने अपार्टमेंट में आने की बोलता है और वो भी इसकी बात मान जाती है, पर उसको नहीं मालूम था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर 11 जून 1981 को रेनी जो पीएचडी की स्टूडेंट थी वो इसके अपार्टमेंट में पहुंची। वो बैठती है और इसे पोएम सुना रही होती है। तभी इसी दौरान एक मौका आता है। उसकी पीठ जो थी वो सगावा की तरफ हो जाती है और उसी दौरान सगावा एक राइफल उठाता है जो पहले से ही उसने अपने घर में रखी हुई थी और ठीक गर्दन के पीछे ले जाकर एक गोली चला देता है। गोली लगने से रेनी वहीं पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका खून पूरे फर्श पर फैल चुका था। अब जैसे ही सगावा ने गोली चलाई तो उसकी आवाज सुनकर और डर से वो खुद बेहोश हो जाता है और पता नहीं वो कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहता है। और जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि ये तो मरी हुई है। फिर ये उसे देखकर ताकतवर बनता है और उसके बाद ये एक आदमखोर बनता है। आदमखोर क्यों बनता है तो इसके पीछे एक कहानी है और वो कुछ इस तरह है। जब ये पैदा हुआ तो काफी कमजोर था और सबसे ज्यादा इसके पैर बहुत पतले थे और जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सबसे पहले इसने अपनी माँ की टांगे देखी और टांगे देखने के बाद इसके मन में पहला ख्याल यही आया कि काश मैं ये टांगे खा सकता। ये चीज इसके दिमाग में पहली बार आई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा होता गया और जब भी किसी लड़की को देखता तो इसके मन में यही ख्याल आता, काश मैं इसकी टांगे खा सकता। और यहीं से इसको इंसानी मांस खाने की तलब हुई और जब ये उस जर्मन लड़की के पीछे पीछे उसके
अपार्टमेंट में गया था और उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा था, तो दरअसल ये रेप करने वहाँ पर नहीं गया था, बल्कि ये उस लड़की को मारकर उसकी टांगे खाना चाहता था, इसीलिए ये वहाँ पर गया था। शुरू से ही इसके दिमाग में एक बात थी कि लड़की या कोई महिला जिसके पैर लंबे हो, उन सबको देखकर इसको यही ख्याल आता था कि इसे खा जाऊं। तो एक जिंदा आदमखोर पूरे शहर में घूम रहा था। वही खतरनाक आदमखोर फिर पेरिस पहुंचता है और पहली बार उसे मौका मिलता है इस रैनी हाल्टवेल्ट के जरिए घर में बुलाने के बाद और मारने के बाद, जो काफी सालों से इसकी सनक थी इंसानी टांगों को खाने की। जब ये होश में आता है तो सबसे पहले ये उसको टेबल पर लिटाता है और सीधा अपने दांतों से ही उसकी टांगों को खाने की कोशिश करता है। और जब ये कामयाब नहीं हो पाता, फिर ये अपना मुंह हाथ धोता है, अपने कपड़े बदलता है और बाहर जाता है। और बाहर जाने के बाद वो बड़े वाले चाकू खरीद कर लाता है। आने के बाद वो सबसे पहले जितना मांस खा सकता था वो खाता है और वो अपनी किताबों के जरिए बताता है कि काफी सालों के बाद उसे सुकून मिला था। फिर ये अगले 2 दिनों तक उसका मांस खाता है और फिर जो बाकी बची चीजें थी वो ले जाकर झील में फेंक देता है, ये सोचकर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और वो दंपति के जरिए फिर ये पुलिस के हाथ लग जाता है। अब सगावा की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि एक आदमखोर इंसानी बस्ती के बीच में रह रहा है। फिर जिस तरह से ये सारी बातें बता रहा था तो पुलिस अधिकारियों को लगा कि इसकी दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है। फिर इसके वकील ने कहा कि इसके ऊपर एक आम आदमी की तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और फिर वही हुआ। कुछ दिनों के बाद इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिर सगावा के अमीर माँ बाप एक नामी वकील करते हैं। फिर वो वकील सगावा को जापान ले जाने की अर्जी लगाता है और आखिरकार सगावा को जापान भेज भी दिया जाता है। सगावा जापान आने के बाद एक मेंटल हॉस्पिटल में रहता है और जापान में भी इसकी काफी कहानियां फैल चुकी थी। काफी दिनों तक ये मेंटल हॉस्पिटल में रहता है और फिर 12 अगस्त 1986 को इसको 5 साल हो गए थे। फिर मेंटल हॉस्पिटल इसको सर्टिफिकेट दे देता है, अब ये बिल्कुल ठीक है, और इसको रिहा भी कर देते हैं। अब 1986 में सगावा एक आजाद शख्स हो चुका था। बाहर आने के बाद सबसे पहले ये एक किताब लिखता है और इसकी वो किताब रैनी पर ही थी और ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलर में भी आ गई थी जापान में। इसके अलावा इसने 18 किताबें और लिखी। फिर धीरे धीरे इसको जापानी फिल्मों में भी काम मिलने लगा। फिर यहाँ तक इसका ये स्टेटस एक सेलिब्रिटी टाइप हो गया। फिर जापान में कई फूड कंपटीशन भी हुए और जिसमें इसको एक जज के रूप में बुलाया गया। आप खुद सोचिए, एक आदमखोर जो खुद एक इंसानी मांस खा चुका है उसको जज के रूप में बुलाया गया, तो इसको वहां पर एक सेलिब्रिटी के रूप में देखा गया। और हाल ही में दिए कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में इसने कहा था कि आज भी उसके मन में इंसानी टांगों को खाने की ख्वाहिश उठती है, लेकिन अब वो किसी और का मर्डर नहीं करेगा अपने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और 24 नवंबर 2022 को 73 साल की उम्र में जापान की राजधानी टोक्यो के एक हॉस्पिटल में निमोनिया के कारण सगावा की मौत हो गई। तो ये थी कहानी उस जापान के आदमखोर की जो बाद में एक सेलिब्रिटी हो गया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।